हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, आप सबके कहने पे मैं लेके आया हूँ बायोमोलिक्यूल्स का वन शॉट। बहुत लोग को डाउट आता है सर बायोमोलिक्यूल्स नहीं हो रहा। आज पूरा चैप्टर करवाने वाला हूँ, बेसिक से बताऊंगा, एडवांस तक लेके जाऊंगा। हर एक चीज का तरीका बताऊंगा भैया, याद नहीं करना है, समझना है। क्लियर है? अच्छा खासा वेटेज होता है भैया इसका। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो देखो भैया, बायोमोलिक्यूल्स का जो वेटेज होता है वो अराउंड ऐसा मान लो कि 8 से लेकर 9 मार्क्स होता है। ठीक है, मैंने 9 लिख दिया। 8 से लेकर 9 मार्क्स तक इसका वेटेज होता है। अच्छा खासा वेटेज होता है। ठीक है, और बहुत लोग इसको रटते हैं। अरे भैया, रटना नहीं है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें इसके अंदर पढ़ना है उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। सुनना ध्यान से, क्या बोला मैंने? कार्बोहाइड्रेट्स हमें पढ़ना है। पर ये कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या, सोचो तो भैया, ये क्या है कार्बोहाइड्रेट्स? तो मैंने देखा कि भैया कार्बो वर्ड जो आया है वो आया है कहां से? कार्बन से। और हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? वाटर होता है। तो ऐसा माना जाता है कि जिसमें कार्बन है और वाटर है उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CH2O Y। तो ये मेरा क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है भैया, क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा C6H12O6, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज मेरा क्या है? कार्बोहाइड्रेट। देखो भैया, इसी फॉर्म में आएगा। कार्बन कितना है? 6, लिख दिया। बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे H12 है, O6 है। देखो भैया, H12 है, O6 है, और वाटर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि यहाँ पे H2O भी क्या है? 6। देखो ना, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। तो ये इस फॉर्म में आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं ग्लूकोज मेरा क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना? पर हुआ क्या, मैं आपको काम का बात बताता हूं। कुछ कंपाउंड ऐसे भी इस फॉर्मूला पे वैलिड हो रहे थे, पर वो मेरा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं था। सिंपल सा बताता हूं। देखो, मैंने एग्जांपल लिया, मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड OOH। आपको पता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये एसिड है, पर ध्यान देना। हाउ मेनी कार्बन? 2। ठीक है। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 4 है ना। देखो कितना हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो मैं ऐसा लिख सकता था क्या? H2O2। बोलो हाँ या ना। देखो भैया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इस फॉर्म में आ गया। बिल्कुल आया या नहीं आया? CX H2O आया या नहीं आया? पर आपको पता है ये मेरा एसिटिक एसिड है, ये मेरा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। एक और एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, कार्बन कितना है? 1, और यहाँ भी क्या है? H2O1। बोलो हाँ या ना। ये भी इस फॉर्मूला को आ रहा है, बट ये मेरा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, ये मेरा क्या है? एल्डिहाइड। साइंटिस्ट लोग टेंशन में आ गया यार, भैया फॉर्मूला पे वैलिड हो रहा है पर ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। तब साइंटिस्ट लोगों ने एक नया डेफिनेशन बनाया। किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। पहले तो यही मानते थे, तो कुछ कुछ तो सेटिस्फाई हुआ, पर सब सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो पहले वाला डेफिनेशन क्या हो गया? गलत हो गया। तो साइंटिस्ट लोगों ने नया डेफिनेशन दिया। तो नया डेफिनेशन में क्या था मैं बताता हूं जल्दी, पहले इसको उतारेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से बता रहा हूं एकदम। ठीक है, चलो चलो भैया, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? देखो भैया, साइंटिस्ट लोगों ने क्या बनाया कि अगर मेरा कोई कार्बोहाइड्रेट होगा तो उसमें क्या क्या चीज होना चाहिए? पहला, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा OH ग्रुप होगा, पहला चीज। दूसरा भैया, उसमें क्या बोला गया कि उसमें काइरल सेंटर होना चाहिए। भैया काइरल सेंटर पता है ना? याद है काइरल सेंटर? जिस कार्बन के चारों बॉन्ड डिफरेंट होते हैं उसको काइरल सेंटर बोलते हैं, या असिमेट्रिक भी बोलते हैं, इसमें सिमेट्री नहीं होता है। ठीक है। तीसरा चीज क्या? या तो उसमें एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों में से एक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है। और चौथा क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ठीक है। सॉरी, अगर जिसमें ये चारों चीज मिल जाएगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा? कार्बोहाइड्रेट। रिपीट करेंगे मेरे साथ, बोर्ड को मत देखना। पहला, पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए। दूसरा, काइरल सेंटर होना चाहिए। तीसरा, एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। चौथा, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। अगर ये चारों चीज होगा तो ही वो मेरा कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। ठीक है। डेफिनेशन वही बोला है, बिल्कुल डेफिनेशन को लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है देखो, अ कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव। देखो है ऑप्टिकली एक्टिव। पॉलीहाइड्रोक्सी है पॉलीहाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड और कीटोन है एल्डिहाइड और कीटोन। या एक लाइन इसमें मैं और ऐड कर रहा हूं, क्या? और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट और हाइड्रोलिसिस। ठीक है। तो ये मेरा डेफिनेशन किसका बन गया? कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स में भी डिफाइंड एज द ऑप्टिक एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन, और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? वाटर के साथ
या H2H+ भी लिखते हैं, या इसको H3O+ भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये अपना कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन है, जल्दी से उतार लेंगे, फिर काम का बात पे आते हैं। ठीक है, चलो भैया क्लियर है। तो कार्बोहाइड्रेट्स पता चल गया ना, क्या होना चाहिए, ये 4 पॉइंट अपने को दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहा हूं कार्बोहाइड्रेट्स का। देखो, मैंने क्लासिफिकेशन 2 टाइप से किया है। पहला तो क्या किया है, ऑन द बेसिस ऑफ शुगर यूनिट, ऑन द बेसिस ऑफ शुगर यूनिट एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। तो शुगर यूनिट में 3 पढ़ना है। पहला होता है मोनोसैकेराइड। ठीक है, ये जो वर्ड है ना सैकेराइड, आपने सुना होगा सैक्रीन। ठीक है, सैकेराइड का मतलब ही होता है शुगर यूनिट। एक पढ़ेंगे मोनो, मतलब एक, मोनो मतलब एक, जिसमें एक यूनिट होगा। फिर आता है डाइसैकेराइड। ठीक है, डाइसैकेराइड बोल लो, या यहाँ पे मैं बोलता हूं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड अभी पढ़ेंगे, मैं दिखाऊंगा। ठीक है, पहला है मोनोसैकेराइड, फिर है मेरा ओलिगोसैकेराइड, फिर हम लोग पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड, और ये जो मेरा डाइसैकेराइड है ना, ये ओलिगोसैकेराइड में ही आता है। ठीक है, तो शुगर यूनिट में 3 पढ़ना, रिपीट करो। पहला मोनोसैकेराइड, उसके बाद है ओलिगोसैकेराइड, तीसरा क्या है, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, और रिड्यूसिंग में 2 पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे रिड्यूसिंग और एक क्या पढ़ेंगे, नॉन रिड्यूसिंग। नोट्स बनाते हुए चलना, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। ठीक है, जल्दी से उतार लो फटाफट से, जल्दी से उतार लो फर्स्ट। ठीक है, चलो भैया हो गया, क्लियर है, आगे बढ़े। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, आपका पॉलीसैकेराइड। मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। बचपन में पढ़ते थे ना ऐसे, तो क्या हुआ देखो, मैंने राम को तोड़ा तो क्या मिला भैया, आर मिला, ए मिला, एम मिला। बोलो हाँ या ना। ठीक है, क्या आर वापस से टूटेगा, क्या नहीं, आर अब वापस से नहीं टूटेगा। तो ये आर क्या है, ये है मेरा मोनोसैकेराइड, जो फर्दर नहीं टूट सकता, जिसके अंदर एक ही यूनिट है, वो मेरा क्या होता है, मोनोसैकेराइड। ठीक है, जो फर्दर नहीं टूटेगा वो मोनोसैकेराइड। ठीक है, अब ये ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, राम को तोड़े तो आर मिला, ए मिला, एम मिला। तो राम के अंदर 3 यूनिट, 1 2 3, जिसके अंदर 2 से 10 यूनिट होता है मोनोसैकेराइड का, जिसके अंदर 2 से 10 यूनिट होगा मोनोसैकेराइड का, उसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। क्या बोलते हैं, ओलिगो। जैसे अगर 2 मिलता तो बोलते हैं डाइसैकेराइड, 3 मिलता तो बोलते हैं ट्राइसैकेराइड। ठीक है, तो 2 से 10 को हम लोग क्या बोल देते हैं, ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, अब जो आता है वो आता है पॉलीसैकेराइड, जिसमें 10 से ज्यादा यूनिट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। क्लियर है, 10 से ज्यादा यूनिट किसका, 10 से ज्यादा यूनिट होना चाहिए मोनोसैकेराइड का। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आर क्या है, मोनोसैकेराइड। राम क्या है, ओलिगोसैकेराइड। एंड राम इज अ गुड बॉय, तो ये पूरा मेरा क्या हो गया, पॉलीसैकेराइड, क्योंकि यहां से आई मिलेगा, एस मिलेगा, ए मिलेगा, GOODBOY, तो राम इज अ गुड बॉय क्या हो गया, पॉलीसैकेराइड। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाने का कोशिश किया है। ठीक है, अब एक एक करके सारा पढ़ेंगे। तो मोनोसैकेराइड क्या होता है, अब देखो भैया क्या बोला है, अ कार्बोहाइड्रेट, a carbohydrate that can't be hydrolyzed further। हाइड्रोलाइज का मतलब ही होता है टूटना। ठीक है, अ कार्बोहाइड्रेट दैट कांट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट कॉल्ड मोनोसैकेराइड। वो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, वो और नहीं टूट सकता, ऐसे को क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड। 3 एग्जांपल बिल्कुल मुंह पे होना चाहिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये तीनों क्या है, मोनोसैकेराइड है, ये फर्दर नहीं टूट सकता। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं, फिर से बोलो क्या बोलोगे, अ कार्बोहाइड्रेट दैट कांट बी हाइड्रोलाइज फर्दर। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन, टूटना, ब्रेकिंग डाउन। जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता उसको क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड। ठीक है, आगे बढ़ो। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, देखो, कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड 2 से 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड। जो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद 2 से 10 यूनिट देता है, किसका मोनोसैकेराइड का, उसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। इसका 3 एग्जांपल याद रखना, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब एग्जांपल को भी पढ़ना है डिटेल में। ठीक है भैया,
वहां पे क्या था जल्दी बता दो। मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, यहाँ सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। क्लियर है। अब आता है पॉलीसेक्राइड। पॉली में क्या होगा भैया, 10 से ज्यादा यूनिट होगा। देखो लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स दैट यील्ड लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स, लार्ज नंबर ऑफ यूनिट, ब्रैकेट में लिखना ग्रेटर देन 10 यूनिट्स। ठीक है, किसका, ऑफ मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलाइसिस कॉल्ड पॉलीसेक्राइड। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होता है, सेलुलोज हो गया, गम्स हो गया, स्टार्च हो गया, ये सब मेरा क्या है, पॉलीसेक्राइड। क्लियर है। जो नहीं टूटेगा मोनोसेक्राइड, 2 से 10 यूनिट ऑलिगोसेक्राइड, 10 से ज्यादा यूनिट पॉलीसेक्राइड। क्लियर है ना। मोनो का एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, उसके बाद ऑलिगो का एग्जांपल सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, और पॉलीसेक्राइड का सेलुलोज, गम्स, स्टार्च। ठीक है, एग्जांपल एकदम याद रखना। ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। अब एक एक करके सारा कुछ पढ़ेंगे। पहला मोनोसेक्राइड में क्या था, ग्लूकोज। ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट, इस पूरे चैप्टर में ग्लूकोज पे ही ध्यान देना है। ठीक है, आ जाओ भैया स्टार्ट करते हैं। देखो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ग्लूकोज लिखा है। पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ग्लूकोज के बारे में। देखो ग्लूकोज के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो ग्लूकोज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। C6 होता है, H12 होता है, O6 होता है ग्लूकोज। ठीक है, अभी मैं आगे दिखाऊंगा कि ग्लूकोज के अंदर जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे, इसके अंदर ना एल्डिहाइड होता है। क्या होता है, एल्डिहाइड। एक बात और बता दूं आपको, ग्लूकोज जैसे मैं आपको बताता हूँ फ्रक्टोज के बारे में, तो फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला वही होता है C6H12O6, पर इसके अंदर ना कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। ये सब भैया एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, सुनना नोट में लिखना ये सब बात, क्या कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर आइसोमर्स। आर आइसोमर्स क्यों, क्योंकि भैया दोनों का फॉर्मूला सेम है, पर दोनों का स्ट्रक्चर अलग होगा। इसमें एल्डिहाइड है, इसमें कीटोन है, इसलिए बोला जाता है ये दोनों कैसे आइसोमर्स हैं, तो इसको बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ऐसे ही मैंने बता दिया, अभी आगे आएगा तो अब स्ट्रक्चर देखने ही वाले हो। ठीक है, अब सुनो भैया, ग्लूकोज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ग्लूकोज का प्रिपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्लूकोज का रिएक्शन। पूरे बुक में खाली ग्लूकोज का ही रिएक्शन पढ़ना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, जल्दी उतारो, एक एक करके स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन। ठीक है, जल्दी उतारो। चलो भैया आगे बढ़े, फटाफट से स्पीड रखना, बस फटाफट से घीसते चलेंगे, पता भी नहीं चलेगा चैप्टर हो गया। आओ भैया, ग्लूकोज का प्रिपरेशन दो मेथड से करते हैं। कैसे करते हैं, पहला सुनना ना आराम से, पहला करेंगे सुक्रोज के साथ। पहला किसके साथ करेंगे, सुक्रोज के साथ। कैसे करेंगे, सुक्रोज का कर देंगे हाइड्रोलाइसिस, मतलब सुक्रोज को तोड़ेंगे। और दूसरा किसके साथ करेंगे, सेलुलोज के साथ। आप चाहो तो इसको स्टार्च भी बोल सकते हो, पर कैसे करेंगे ध्यान से देखो। पीपीटी नहीं देखेंगे भैया, पीपीटी दे तो देते हैं मुझे, पर मजा तब आता है जब खुद से करो। देखो मैंने क्या किया, पहला प्रिपरेशन का मेथड क्या है, फ्रॉम, पूरा लिखेंगे एग्जाम में अच्छे से, फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ, किसको भैया, सुक्रोज को, किसको, सुक्रोज, सुक्रोज। ठीक है भैया, ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। और सुक्रोज का स्पेलिंग गलत लिख दिया क्या, ठीक है तो लिखा था यार, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ये मेरा क्या होता है, सुक्रोज होता है। ठीक है, अब सुनो कैसे करेंगे। देखो भैया एग्जाम में भूलोगे, इसलिए आराम से देखना। मैंने यहाँ पे लिखा सुक्रोज C12H22O11। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है होता है वाटर के साथ रिएक्शन करना, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, अब देखो काउंट करो, कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 22 और 2 24 है, ऑक्सीजन 11 और 1 12 है। तो जब आप सुक्रोज को तोड़ते हो ना यार, जब आप सुक्रोज को तोड़ते हो ना, पता है क्या होता है, C6H12O6, यहां से हमें मिलता है ग्लूकोज, और यहां से हमें मिलता है C6H12O6, और यहां से हमें मिलता है फ्रक्टोज। तो भैया जब सुक्रोज को आप तोड़ोगे, तोड़ने का मतलब हाइड्रोलाइसिस करोगे, तो यहां से हमें ग्लूकोज भी मिलता है और फ्रक्टोज भी मिलता है। पर ये अच्छा मेथड नहीं है ग्लूकोज को बनाने का। क्यों, क्योंकि भैया हमें चाहिए था ग्लूकोज, तो फ्रक्टोज भी बन गया। हाँ मेथड है, पर ये उतना अच्छा मेथड नहीं है। अगर पूछ देगा कौन सा वाला ज्यादा अच्छा मेथड है, तो दूसरा वाला ज्यादा अच्छा मेथड है। ठीक है, और एक बात बता दूं, यहाँ पे जो ग्लूकोज बनता है उसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज।
ठीक है। और यहाँ पे जो फ्रक्टोज बनता है उसको बोलते हैं बीटा डी फ्रक्टोज, तो ये सब भी पता होना चाहिए। यहाँ बनेगा अल्फा डी ग्लूकोज और यहाँ बनता है बीटा डी फ्रक्टोज। अभी के लिए इतना जान लो नाम, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ ये होता क्या है। ये है अल्फा डी ग्लूकोज और ये है मेरा बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, पहला मेथड तो क्लियर है, फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। और दूसरा जो मेथड है वो क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज बोल लो या स्टार्च बोल लो। सेलुलोज जो होता है ना ये पॉलीसेकेराइड है, इसके अंदर बहुत सारे यूनिट होते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H10O5। N यूनिट्स होता है, N मतलब पॉलीसेकेराइड से बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। अब भैया ये N यूनिट्स है तो ऑब्वियस से पता है कि वाटर का भी मुझे N यूनिट्स लेना पड़ेगा, और यहाँ पे तो H प्लस ही लेते हैं। तो पता है यहाँ पे क्या बनता है, देखो यहाँ पे C6 है, 10 और 2 12, 5 और 1 6, तो बनता तो ग्लूकोज है C6H12O6, पर कितना यूनिट, N यूनिट। और यहाँ पे प्योर फॉर्म में बनता है ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पे कोई फ्रक्टोज नहीं बनता है। तो ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा है, कौन सा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सेलुलोज बोल लो या स्टार्च बोल लो। ठीक है, दोनों मेथड मैंने बता दिया। तरीका सीखे क्या, गिना करो तो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा। ठीक है, और यही पीपीटी के फॉर्म में इन्होंने बना के मुझे दिया था, सुक्रोज का एंड स्टार्च का, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो खुद से करने का मजा कुछ और होता है। ठीक है, मेरे को तो ज्यादा अच्छा वही लगता है। ठीक है, चलो भैया ग्लूकोज का हो गया, प्रिपरेशन हो गया, आगे बढ़े, पक्का ना, आगे बढ़े। चलो अब जो मुझे पढ़ाना है वो है मेरे पास क्या, रिएक्शन। 3 से 4 रिएक्शन हमें पढ़ना होता है। और फटाफट से देखो, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है भैया, फिर से मेरे को तो भैया पता ही है आपको। ठीक है, देखो ग्लूकोज को ना ऐसे दिखाते हैं, C डबल बॉन्ड OH है, मैंने बोला था ना इसमें एल्डिहाइड होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, CHOH होल 4 है, और यहाँ पे क्या है, CH2OH। अब बोलोगे सर ये क्या है, फील नहीं आ रहा। फील तो मैं आगे दिलाऊंगा, पर थोड़ा सा फील दिलवा देता हूँ। एक्चुअल में ये CHOH4 क्या है पता है, देखो ये एल्डिहाइड होता है। ठीक है, मतलब ऐसा ऐसा 4 बार आएगा, ऐसा ऐसा 4 बार आता है। ठीक है, देखो यहाँ पे C है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे कौन है, H है। ठीक है, फिर देखो C है, यहाँ पे H होता है, फिर यहाँ पे OH होता है, फिर C है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे कौन है, H है, यहाँ C है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे होता है CH2OH। ये ग्लूकोज का फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ तो साथ में लिख देते हैं CHOH, मतलब कार्बन पे H भी है, कार्बन पे OH भी है, और ये कितना बार आता है, 4 बार। अब काउंट करो जल्दी से, हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4 5 6, हो गया 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितना है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। C6H12O कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है जो हमें पता होना चाहिए, पर रिएक्शन में हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। CHOH4 मतलब ये जो CHOH है ये 4 बार होता है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए बता दिया, आप उतारना चाहो तो उतार सकते हो, पर ये याद रखना, पहले OH फिर H फिर OH फिर OH, याद रहेगा ना। फिर से बोलो क्या, पहले OH फिर H फिर OH फिर H। ठीक है, जल्दी से उतार लेंगे फटाफट से। ठीक है, चलो भैया रिएक्शन स्टार्ट करें, रिएक्शन स्टार्ट करें। देखो ओके, तो भैया रिएक्शन पीपीटी, हाँ देखो रिएक्शन क्या बोला है, ये मेरे पास एल्डिहाइड है जो दिखाया था, CHOH होल 4 CH2OH। देखो जिसने एल्डिहाइड कीटोन पढ़ लिया उसको रिएक्शन में दिक्कत नहीं आएगा। क्या मैंने यहाँ पे सिखाया था, H पे प्लस होता है भैया, CN पे क्या होता है, माइनस, बोलो ना हाँ या ना। और एल्डिहाइड में क्या होता है, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। तो होने क्या वाला है, साइनाइड किस पे अटैक करेगा, डेल्टा प्लस पे, एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा। तो क्या हुआ, C है, ऊपर कौन आ गया भैया, O पे माइनस है, यहाँ पे कौन है, H है, अटैक कौन किया, साइनाइड, तो यहाँ पे साइनाइड दिखा देते हैं। और बाकी तो कुछ चेंज नहीं हुआ ना भैया, तो CHOH पे लिख देंगे होल 4, और यहाँ लिख देंगे CH2OH, लिख दिया। अब O माइनस को स्टेबल करने कौन आएगा, H आएगा, तो O को H मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्टली दिखा देता हूँ ना, बार बार क्यों आप बोलोगे नहीं सर मुझे तो फिर से बताइए। तो भैया हमारे पास ना टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रहा, बस तुम समझ गए हो। ठीक है, O माइनस को क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, इस रिएक्शन को पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। साइनो मतलब साइनाइड ग्रुप, हाइड्रिन का मतलब OH ग्रुप, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। ठीक है ना, ये सब लिखते चलना, साइनोहाइड्रिन, कोई दिक्कत तो नहीं। पहला रिएक्शन हो गया, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला देखो भैया क्या बोला है, दैट इज अ VVI। ये वाला बस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज को जब हम लोग पास करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड से, और इसको जब हीट कर देते हैं, याद रखना मैं बोल रहा हूं ये याद करने वाला है, HI के साथ जब हीट करते हैं
तो ग्लूकोज में कितना कार्बन होता है? 6 कार्बन। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन का भैया 6 कार्बन का एक चेन बन जाता है जिसको बोलते हैं एन हेक्सेन। एन का मतलब नॉर्मल, ये क्या बन जाता है? नॉर्मल हेक्सेन बन जाता है। ये वाला थोड़ा याद रखने वाला है कि ग्लूकोज को जब HI हिट से पास करते हैं तो हमें पता चलता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन का चेन है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ये ब्रोमीन वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भैया पता है क्या होता है? इसको बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये क्या करता है? ये ना एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। पता होना चाहिए। तो देखो भैया, ये एल्डिहाइड है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। दैट्स माय फाइनल आंसर। और इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी से। इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। इंपॉर्टेंट है कि जब ग्लूकोज को पास करेंगे ब्रोमीन वाटर से, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो पहले एक ऑक्सीजन था, अब 2 आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और ये जो बनता है इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। जल्दी उतारो भैया, फटाफट से करेंगे, धुआंधार चलेगा एकदम बायोमोलिक्यूल, डरने का नहीं। बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे सर बायोमोलिक्यूल्स, तुम लिखो और मैं ट्राई करूंगा पूरा लाने का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला अगला क्या बोला है भैया? एसिटाइलेशन। वी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है एसिटाइलेशन? कंसेप्ट सीखो। एसिटाइलेशन पता है होता क्या है? इसको ऐसे लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। इसको बेसिकली बोला जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिटाइलेशन का मतलब ही होता है ये कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन हो रहा है। इसको शॉर्ट फॉर्म में पता है कैसे लिखते हैं? ये जो देख रहे हो ना एसिटाइल ग्रुप, इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे होल 2, मतलब एक ग्रुप ऑक्सीजन के इधर है, एक ग्रुप ऑक्सीजन के इधर है। और बता दूं क्या? देखो ना, कभी कभी इसको शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख देते हैं AC2। ये जो ग्रुप होता है ना, इसको एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और कंसेप्ट बता दूं, एसिटाइलेशन में यहां नहीं कहीं पे भी, एसिटाइलेशन में क्या करना कि जहां तुम्हें एल्कोहल दिख जाएगा OH, तो क्या करना? वहां से H को हटाना और एक एसिटाइल ग्रुप लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। यही होता है एसिटाइलेशन में। एल्कोहल का H हटाइए और उसके जगह पे एसिटाइल ग्रुप लगा दीजिए। ठीक है, अभी मैं करके दिखा रहा हूं। इसको मिटा दूं क्या? इसको मिटा दूं? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा। देखो ये है ना, यहाँ पे क्या है? CHO, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे कौन है? CH, और एक OS था, दिखाया था ना। O तो रहेगा, H हटके कौन सा ग्रुप आ जाता है? एसिटाइल ग्रुप आ जाता है। ऐसा ऐसा कितना रहेगा? 4। फिर नीचे भी कौन है? CH2O है, H हटके क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O CH3, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। यही होता है एसिटाइलेशन में। एल्कोहल का H हटाइए और एसिटाइल ग्रुप लगा दीजिए। सब हिंदी में लिख लो। ठीक है, एल्कोहल का H हटाइए और एसिटाइल ग्रुप लगाइए। तो यहाँ पे मैंने आपको रिएक्शन करवा दिया, किसका? ग्लूकोज का। प्रिपरेशन हो गया, उसके बाद क्या हो गया? रिएक्शन। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़े। अच्छा एक और है, एक और है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? पहली बात, गलत लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? इसको ऐसे लिखना चाहिए NH2OH। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। OH ग्रुप को बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो जिसने पढ़ लिया है एल्डिहाइड कीटोन, वहां पे मैंने सिखाया था क्या? देखो, एल्डिहाइड को अगर ओपन करेंगे तो भैया C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे CHOH पे कौन है? होल 4 है, और यहाँ पे कौन है? CH2OH। ठीक है, तो जब एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग पास करते हैं ना अमोनिया डेरिवेटिव से, है तो भैया ये अमोनिया का डेरिवेटिव ही ना। अमोनिया क्या होता है? NH3 अमोनिया होता है। तो इसमें से क्या किया गया? एक H को हटा के OH ग्रुप लगा दिया गया है। तो ये क्या है? अमोनिया का डेरिवेटिव है। ऐसे केस में कुछ नहीं करना होता है, ये O लेते हैं यहाँ से, H2O लेते हैं यहाँ से, वाटर का रिमूवल होगा और ग्रुप को जोड़ दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। C डबल बॉन्ड है, कौन बचा? N। N के बगल में कौन है? OH, और बाकी ग्रुप में कोई चेंज नहीं आएगा। तो CHOH होल 4 और नीचे कौन है? CH2OH। तो अमोनिया डेरिवेटिव का जब कभी भी रिएक्शन होता है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, वाटर को निकालिए, जोड़िए, आपका फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, जल्दी उतारेंगे फटाफट से। ठीक है, चलो भैया कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक सारे रिएक्शंस हो गए। 5 रिएक्शन किया। पहले कौन सा किया था? HCN के साथ, फिर कौन किया था? HI हीट के साथ, फिर ब्रोमीन वाटर, उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये मेरा क्या है? हाइड्रोक्सिल अमाइन। 5 रिएक्शन कर लिए। ठीक है, अब आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। एक पढ़ेंगे फिशर, एक पढ़ेंगे हॉबर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, लोग कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं। आइए देखते हैं फटाफट से। चलो, अब मैं बात करने वाला हूं फिशर स्ट्रक्चर। फिशर स्ट्रक्चर क्या होता है भैया? फिश नहीं पकड़ना है, क्या होता है फिशर? देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज को हम लोग ऐसे लिख देते हैं CHO CH
OH, ठीक है, ये होल 4 होता है और यहाँ पे क्या होता है CH2OH, पर ये नहीं है। देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान से समझना। तो इसका जो फिशर स्ट्रक्चर होता है वो होता है C डबल बॉन्ड OH, इसको ओपन कर दिए, ठीक है। कितना कार्बन है, 4, तो मैंने यहाँ पे 4 लाइन बनाया, 1 2 3 4, ये कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है। अभी सिखाया था ना, यहाँ पे OH होगा, फिर H होगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, तो यहाँ OH है तो यहाँ H होगा, यहाँ H है तो यहाँ OH होगा, यहाँ OH है तो यहाँ H होगा, यहाँ OH है तो यहाँ H होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन पे H भी होना चाहिए, OH भी होना चाहिए, और लास्ट वाले में क्या आएगा, CH2OH, ठीक है। तो ये इसका होता है फिशर स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। पर इससे भी इंपॉर्टेंट जो हमें सीखना है, यहाँ पे लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कौन सा स्ट्रक्चर? साइक्लिक स्ट्रक्चर। कंफ्यूज मत होइएगा, अभी बता रहा हूं। इतना उतारो फटाफट से, जल्दी उतारो फटाफट से। अब लगता है एसी चलाना पड़ेगा भाई, पता है। अब मतलब जैकेट वगैरह पहन लिया, पर भयानक गर्मी लग रहा है, ठीक है। पता नहीं, दिन में ठंडा रहता है, फिर रात में अभी गर्मी लग रहा है, फिर बाहर निकलूंगा फिर ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो अब लग रहा है एसी चलाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, साइक्लिक स्ट्रक्चर बताऊं, साइक्लिक बताऊं, डाउट आएगा, पक्का बता रहा हूं, डाउट आएगा, सुनिएगा आराम से, प्यार से सुनिए। आपको पता है, कलर चेंज कर दूं थोड़ा सा, थोड़ा लाइट कलर लेते, देखो यहाँ पे होता है डेल्टा माइनस और यहाँ पे होता है डेल्टा प्लस। इतना बात तो क्लियर है, बोलो ना हाँ या ना। इतना बात तो क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर होता है लोन पेयर, ठीक है, सुनना ध्यान से। यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। अब हम बना रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो पता है यहाँ पे क्या होता है कि ओ अपना लोन पेयर किसको दिया, कार्बन को दिया। देखो डाउट आएगा, ओ ने अपना लोन पेयर इसको दिया। देखो ये भी डोनेट कर सकता था, फिर साइकिल छोटा बनता, यहां से डोनेट कर रहा है तो रिंग बड़ा बनेगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ओ ने अपना लोन पेयर दिया, तो जैसे एक बॉन्ड बनता है तो पुराना बॉन्ड टूटता है। देखो क्या बना, देखना, ये कार्बन है, बोलो हाँ या ना। एक बॉन्ड बना तो एक बॉन्ड टूटा, ऊपर क्या आ जाएगा, ओ पे माइनस आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पे कौन है भैया, एच है, कौन है, एच है, ठीक है। एक काम करूं, इसको ना एक बार के लिए मैं इधर दिखा रहा हूँ, किधर दिखा रहा हूँ भैया, देखना इसको ना, इसको पूरा मिटाओ। देखो यहाँ पे कार्बन है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक बॉन्ड बना तो एक बॉन्ड टूटा, ओ पे माइनस है। मैंने ना एच को यहाँ पे दिखाया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, देखो इधर लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं लगा, बस उसी में है ना, ठीक है। और मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, और मैंने ना क्या किया, ओ माइनस को यहाँ पे दिखाया, कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अरे भैया है तो उसी में ना, एच को इधर कर दिया, ओ माइनस को इधर कर दिया। आप बोलोगे सर क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, अरे रीजन है, सुनिए ना। अब देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे कौन था, CH2OH। अब देखो बाकी सब सेम रहेगा, H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे कौन है, OH है, यहाँ पे कौन है, H है, यहाँ पे कौन है, OH है। अब देखो यहीं से ना रिंग बना था, तो रिंग देखने में अच्छा लगेगा यार। देखो O है, ओ ने यहाँ से रिंग बनाया, अब देखो ये देखने में अच्छा लग रहा है, इसको ऊपर से जोड़ दिए ना, बोलो ना हाँ या ना। अब बोलोगे सर यहाँ वाला एच कहाँ गया, यहाँ वाला एच कहाँ गया। देखो ओ पे एच लगा हुआ था, जब ओ अपना लोन पे डोनेट करेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, स्टेबल नहीं है, ये भी स्टेबल नहीं है, तो यहाँ से पता है क्या होता है, ओ इसको धक्का मार के निकाल देता है, बोला कहीं जाना है चले जाओ, तो यहाँ वाला एच यहाँ पे लग जाएगा, तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पे आया था ओ और यहाँ पे क्या आया था, मेरा एच आया था। दैट इज माई साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब क्लियर हुआ, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, इसका ओ का एच यहाँ चला गया, क्यों, क्योंकि ओ पे माइनस था, हमने बॉन्ड ऊपर से बनाया, देखने में सही लग रहा है, तो इधर कर दिया OH, इधर कर दिया H, ठीक है। और खेला पता है अब होगा, खेला तो अब होगा, क्यों, अटैक इस पे हुआ ना, अटैक इस पे हुआ ना, ये सब कुछ कुछ चीजें याद कर लो। OH इधर है, H इधर है, तो H भी तो इधर हो सकता था, OH भी तो इधर हो सकता था, तो ये चीज बताने वाला है, सुनना ध्यान से, सुनना, स्लाइड कर रहा हूं। जब OH मेरा रहेगा राइट साइड, अटैक वाले पे OH राइट साइड, तो इसको बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज, ये मेरा अल्फा डी ग्लूकोज है। और अगर सेम, हाँ अगर, अगर सेम स्ट्रक्चर होता, अगर सेम स्ट्रक्चर होता, और अगर मेरा यहाँ पे होता H, यहाँ पे होता H और यहाँ पे होता OH, तो इसको हम लोग क्या बोलते, बीटा डी ग्लूकोज बोलते, क्या बोलते, बीटा डी ग्लूकोज बोलते। याद रखिएगा, सब में भी होगा, सब में होगा, जिस पे अटैक हुआ उस पे OH अगर राइट साइड तो अल्फा डी ग्लूकोज, OH अगर लेफ्ट साइड तो ये होता है बीटा डी ग्लूकोज। तो ये हमें पढ़ना होता है, ये तो हो गया फिशर और ये हो गया साइक्लिक, ठीक है, समझ में आया होगा वीडियो, आई एम सॉरी यार
तो भैया अटैक करेंगे, एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा, O पे माइनस, और यही H इसके पास चल जाता है, तो इस पे H है OH, अगर OH राइट साइड अल्फा, OH लेफ्ट साइड तो क्या होगा बीटा। यही लोगों को समझ में नहीं आता है, जल्दी उतारेंगे, ठीक है। चलो भैया एक एक चीज देख रहे हो, ग्लूकोज कितना बड़ा है भैया, ग्लूकोज ही है जो है, ठीक है, जल्दी उतारेंगे। डिंग 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 डिंग। चलो भैया आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, ओके। चलो अब मुझे पढ़ाना, आपको पता है क्या है, अब मुझे आपको पढ़ाना है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बता ही दिया। अब मुझे आपको बताना है यहाँ पे हॉवर्ट स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर, हॉवर्ट। आप बोलोगे सर कितना स्ट्रक्चर बताओगे, क्या करेंगे, बताना पड़ेगा ना, इंपॉर्टेंट है ना यार। पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर, फिर फिशर, फिर साइक्लिक, फिर हॉवर्ट। अब देखो हॉवर्ट स्ट्रक्चर, ये एमसीक्यू का भी क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का हॉवर्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन सा कंपाउंड का यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पायरन का यूज करते हैं। किसका, पायरन का, ठीक है। इसलिए ग्लूकोज को बोला जाता है पायरनोज स्ट्रक्चर। कभी बुक लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो याद आएगा। पता है पायरन दिखता कैसा, ऐसा दिखता है, ओ है यहाँ पे कुछ ऐसा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरन, इसको हम लोग पायरन बोलते हैं। तो ग्लूकोज का हॉवर्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन सा कंपाउंड का यूज करते हैं, पायरन का यूज करते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर बनाना किसका है यार, अरे स्ट्रक्चर पता है किसका बनाना है, ये जो तुमने बनाया है ना साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है, और हर जगह पे हॉवर्ट स्ट्रक्चर ही यूज आता है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ ना, मैं इसी को स्लाइड कर देता हूँ, क्यों बार बार इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। ओके स्क्रीन पे आ रहा है ना इतना, हाँ आ रहा है, देखो भैया अब मुझे क्या बनाना है, हॉवर्ट स्ट्रक्चर, यहीं पे लिखता हूं हॉवर्ट स्ट्रक्चर। और हॉवर्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ पे कौन सा कंपाउंड का यूज किया हमने, पायरन का। किसका यूज किया हमने, पायरन का, ये पायरन होता है। बोलोगे सर पायरन क्यों लिया गया, ऐसा क्या है, अभी दिखाऊं एक चीज, देखोगे देखो, ये है ना, कितने का साइक्लिक है देखना, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, ऑक्सीजन, पांच कार्बन और ऑक्सीजन, ये साइक्लिक दिख रहा है। यहां भी काउंट करो, 1 2 3 4 5, पांच कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब इस कंपाउंड को इस फॉर्म में डालने वाले हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे, इसका एक रूल होता है, याद रखिएगा, जो फिशर में, इसको फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं, जो फिशर में राइट में होगा वो हॉवर्ट में बिलो होगा। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, राइट बिलो, अभी बताता हूं, देखो ना, देखो कैसे बनाना, देखो इसको ना लेटा दो, जैसे सिखा रहा हूं वैसे ही करिएगा, हमेशा ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर। देखो इसको रखना कॉर्नर में, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत है, इसी को सुला दिया मैंने, बोलो ना हाँ। इससे बस ढांचा लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे दो लाइन दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, क्यों, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, दो तो बना लिया, बचा हुआ दो है, ठीक है। अब स्टार्ट करो, देखो यहां से OH कहाँ है, राइट, आराम से, OH कहाँ है, राइट, देखो ना क्या है, OH कहाँ है, राइट, तो जो राइट में है वो कहाँ होगा, बिलो, तो OH आ जाएगा नीचे, तो H कहाँ चल जाएगा, ऊपर, ठीक है। अब देखो इस सेकंड में OH कहाँ है, राइट, तो जो राइट है वो कहाँ आएगा, बिलो, तो H कहाँ चल जाएगा, ऊपर। थर्ड में देखो OH, H कहाँ है, H राइट में, तो H आ जाएगा नीचे, ऊपर क्या आ जाएगा, OH। चौथा में देखो OH कहाँ है, राइट में, अरे बोलो ना कहाँ है, OH कहाँ है, राइट में, तो OH आ जाएगा बिलो, H आ जाएगा ऊपर। पांचवा पांचवा पांचवा, देखो भैया अब तो यहां से साइक्लिक बन गया है, इस कार्बन पे ध्यान देना, इस पे H लगा है और इस पे CH2OH लगा है, पांचवा कार्बन बच गया ना। तो याद रखिएगा ये जो पांचवा कार्बन पे CH2OH है, इसको हमेशा ऊपर लिखेंगे और H को हमेशा नीचे लिखेंगे, ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा बन गया हॉवर्ट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, क्या बन गया, हॉवर्ट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं अल्फा डी ग्लूको पायरनोज स्ट्रक्चर, अल्फा डी ग्लूको पायरनोज स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये अल्फा डी का है, आप चाहो तो बीटा डी का भी बना सकते हो, बना के दिखाऊं, देखो सब कुछ तो सेम है ना, सब कुछ तो सेम है, जो चेंज आ रहा है वो किसमें आ रहा है, पहला कार्बन में, बाकी सब कुछ तो सेम है। देखो हाँ यार, इस पे क्वेश्चन बनेगा, भी पूछूंगा कि अल्फा डी और बीटा डी में क्या रिलेशन है, देखो अभी पूछूंगा अल्फा डी और बीटा डी में क्या रिलेशन है, आओ बना के दिखाता हूं, देखो। ओके ओके ओके, देखो भैया अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूं, पेस्ट कर दूं, तो क्या होगा, जो चेंज आएगा वो पहले कार्बन में आएगा, बाकी सब कुछ तो सेम ही है ना। तो यहाँ आ जाएगा, क्या आएगा भैया, देखो ये H राइट है तो यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे OH आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। पूछा जाता है एमसीक्यू में कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज में क्या कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इसकी क्या रिलेशन है। तो देखो ये जो पहला कार्बन है ना, इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, क्या बोलते हैं,
एनोमेरिक कार्बन। और जो चेंज आ रहा है वो किस में आ रहा है? जो चेंज आ रहा है वो किस में आ रहा है? एनोमेरिक कार्बन में ही चेंज आ रहा है। एक में H ऊपर OH नीचे, एक में OH ऊपर H नीचे, इसलिए अल्फा डी ग्लूकोज। सॉरी सॉरी, ये होगा बीटा डी ग्लूकोज ना यार। तो दोनों में क्या रिलेशन है? तो दोनों क्या है? एनोमर्स है। क्यों एनोमर्स है? क्योंकि एनोमेरिक कार्बन में ही चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स बिकॉज दे हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन इन C1 कार्बन। ये पहला कार्बन है, दैट इज एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, उतार लो फटाफट से। चलो, यहाँ पे हमने ग्लूकोज अपना क्या कर लिया? खत्म कर लिया। ठीक है, रिएक्शन, प्रिपरेशन, हॉवर्ट, फिशर, साइक्लिक, सब यही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जल्दी से उतारो। उतारेंगे भैया, उतारेंगे उतारेंगे। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा पूरा। ठीक है, कभी कभी वीडियो को स्लो करके भी पढ़ा करो। ठीक है, थोड़ा सा कमेंट वमेंट करते हो ना तो मेरे को पता चल जाता है कि आपको कहाँ डाउट आ रहा है। जैसे लिखते हो ना कोई बायोमोलिक्यूल्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मैं बहुत लोग के कमेंट पढ़ता हूँ और मेरे को अच्छा भी लगता है जेन्युइनली यार। ठीक है, मैं रिप्लाई भी करता हूँ। कभी कोई दिक्कत हो टॉपिक में तो जरूर मेरे को कमेंट करिए, मैं जितना जल्दी हो सके वीडियो आपके लिए बना के लाऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब तो बता ही दिया। पायरन से बनाते हैं पायरनोस स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला मेरे को पढ़ना है, ये सब लिख दिया देखो। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स बिकॉज देयर इज अ चेंज इन C1 कार्बन कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। लिख सकते हो, देखो मैं वैसे सब बोल ही देता हूँ। ठीक है, सभी बोल देता हूँ। ठीक है, पर पीपीटी में ये लोग लिख देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? अब हमें पढ़ना है फ्रक्टोज। क्या पढ़ना है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम है। वहां एल्डिहाइड था, यहाँ कीटोन है। तो पहला पॉइंट तो ये लिख सकते हो भैया क्या, कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर, लिखवाई दिया ना, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, चलो देखो, इन फ्रक्टोज कीटोन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, ये हमें अभी बता रहा है, हम पहले पढ़ चुके हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। देखो भैया, इसमें क्या स्ट्रक्चर होता है? अगर कीटोन बनाना होगा तो बीच में आना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है? CH2OH, फिर होता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे HOH होता है। देखो याद करने का तरीका दिखाऊं, मेरे को कैसे याद था। 4 कार्बन होता है ना, मान लो यहाँ पे 1 2 3 4। तो ग्लूकोज में क्या था? OH HOH। तो यहाँ पे तो एक हट गया ना, तो रहेगा तो वही ना HOH। तो ये याद रख सकते हो आप। ठीक है, तो कीटोन बनाना था तो ऊपर भी एक कार्बन है और बीच में ये मेरा क्या है? आपका, जल्दी बोलो क्या है? फ्रक्टोज है। ठीक है, फिशर में पहले से है। अब मुझे इसका बनाना है कौन सा स्ट्रक्चर? पहले बनाएंगे साइक्लिक, फिर बनाएंगे हॉवर्ट। ठीक है, अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, अब मेरे को समय नहीं लगेगा, पता है अब आप, क्योंकि बेसिक क्लियर हो गया है ना। अब आपको भी समय नहीं लगेगा, मेरे को भी सही नहीं लगेगा। आ जाओ, देखो क्या करेंगे। आपको पता है कि यहाँ पे डेल्टा माइनस होता है और यहाँ पे क्या होता है? डेल्टा प्लस। ठीक है, वहां पे एल्डिहाइड था, यहाँ पे कीटोन है। ओ पे क्या होगा भैया? लोन पेयर। तो ओ अपना लोन पेयर अटैक करता है, एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा। सेम, अब देखो दिखाते वक्त ऊपर से दिखाएंगे, देखना। यहाँ पे C है। ठीक है भैया, अटैक किया O पे, तो O पे माइनस आ गया। इसी कार्बन पे कौन लगा है? CH2OH, तो इसको इधर लिख देते हैं CH2OH। ठीक है, अब कितना लाइन है बताओ? 3 लाइन है। यहाँ कौन है? OH है, H है, H है। यहाँ कौन है? H है, OH है। यहाँ पे देखो, याद है OH है ना, पर O अपना लोन पेयर यहाँ देगा और यही वाला H इसके पास आ जाता है, तो OH तो आना ही आना है। ठीक है भैया, OH आ गया और नीचे में कौन है? CH2OH। अब आई होप आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी आ गया होगा। पर ये कौन सा फ्रक्टोज है? तो इसको बोलेंगे OH राइट साइड है ना, तो ये क्या होगा? अल्फा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी फ्रक्टोज, खाली OH को देखो। पर अगर OH इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, चलो भैया हटाओ इसको, जल्दी उतारो फटाफट से। चलो हो गया, स्लाइड कर दूं क्या? स्लाइड कर दूं? चलो देखो, कॉपी पेस्ट कर देते हैं फटाफट से, तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा हमारा काम। क्योंकि पता है तुम भी ना वीडियो वैसे देखते हो कि भैया किसका छोटा वीडियो है तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो भैया छोटा वीडियो के चक्कर में मत जाया करो। ठीक है, कंसेप्ट भी तो पूरा होना चाहिए। मेरे को तो आधा डर यही लगता है। ठीक है, इसलिए मैं स्पीड स्पीड में करता हूँ कि टॉपिक भी सारा हो जाए, आपका कुछ छूटे भी नहीं। अब देखो, OH इधर आएगा और यहाँ पे CH2OH इधर आएगा। तो ये भैया मेरा क्या है? इसको बोलते हैं बीटा डी फ्रक्टोज। क्या बोलते हैं? बीटा डी फ्रक्टोज। तो अल्फा बीटा में क्या? अल्फा मतलब OH राइट साइड और बीटा मतलब OH लेफ्ट साइड। तो ये हो गया मेरा अल्फा डी एंड बीटा डी फ्रक्टोज। तो इसको बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये मेरा फिशर था। अब क्या बनाएंगे? हॉवर्ट। क्या बनाएंगे? हॉवर्ट। पर सुनो, डाउट आएगा क्या
ग्लूकोज में यूज किए पाइरन, पर यहाँ भी क्या पाइरन लेंगे? नहीं, यहाँ पे फ्यूरान लेते हैं, क्योंकि कार्बन का चिन्ह देखो कितना का है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 से साइक्लिक बन गया, ग्लूकोज में 5 से साइक्लिक बना था। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग लेते हैं ना, पता है क्या लेते हैं? यहाँ बनाओ, यहाँ बनाऊं, तो अगर मुझे हॉवर्ट के लिए यहाँ पे लेना है, हॉवर्ट स्ट्रक्चर के लिए लेना है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा कंपाउंड लेते हैं? फ्यूरान लेते हैं। क्या लेते हैं? फ्यूरान। तो फ्यूरान दिखता कैसा है? यहाँ पे ये ऐसा होता है, 1 2 3 4, दैट्स कॉल्ड फ्यूरान। ठीक है, देखो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और यहाँ पे कौन है? ऑक्सीजन। तो इसी को यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसी को मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, हल्का बड़ा, और ये ना थोड़ा टिल्ट करना, सो दैट ना कि जब आप लाइन खींचोगे तो ये दोनों मैच नहीं हो, दिखना चाहिए। ठीक है, मैं अल्फा डी बना ले रहा हूँ। बीटा डी आपको पता ही है, पहला कार्बन में चेंज आता है। देखो, OH कहाँ है? राइट, तो जो राइट होता है वो बिलो होगा। तो ऊपर वाले में क्या है? यहाँ पे CH2OH है, ध्यान देना भैया, यहाँ पे CH2OH। सेकंड वाले में H कहाँ है? नीचे। तो OH कहाँ है? ऊपर। थर्ड वाले में H कहाँ है? अरे आराम आराम से, आराम आराम से भैया, कहाँ गया? ओल बोल नहीं हो ना। OH राइट है, हाँ ठीक है, फिर H है, ठीक है, फिर कौन है? OH। तो यहाँ पे कौन है? OH, और यहाँ पे कौन है? H। लास्ट वाले कार्बन पे कौन होता है? CH2OH, जो मैंने आपको सिखाया था, ये ऊपर होगा और H क्या होगा? नीचे होगा। ठीक है, तो ये कौन सा है मेरा? दैट्स कॉल्ड अल्फा डी फ्रक्टोज। क्या है? अल्फा डी फ्रक्टोज। अगर मुझे बीटा डी बनाना है ना, अगर मुझे बीटा डी बनाना है, तो आपको पता है कि भैया इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट करके नीचे लाएंगे, सिर्फ पहला कार्बन में चेंज आता है, तो OH जाएगा मेरा ऊपर और CH2OH आएगा नीचे, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये था अल्फा डी फ्रक्टोज, और एक क्या था मेरा? बीटा डी फ्रक्टोज। वहां लिए थे पायरन, यहाँ लिए थे फ्यूरान। ठीक है, चलो भैया, क्लियर है? आई होप यू विल गेट द पॉइंट, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, चलो अगला। तो हमारा यहाँ पे मोनोसेक्राइड क्लियर हो गया। ग्लूकोज पढ़ लिए, फ्रक्टोज पढ़ लिए, राइबोज नहीं पढ़ते हैं, उतना बुक में दिया हुआ ही नहीं है, पर राइबोज को कहाँ पढ़ना है? DNA RNA में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसका? ओलिगोसेक्राइड। मोनो पूरा हो गया, अब बढ़ेंगे ओलिगोसेक्राइड। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ओलिगोसेक्राइड, अच्छा देखो ना, ये सब बनाया है, क्या फायदा हुआ बनाने का? हमने पहले पढ़ लिया। देखो, OH नीचे है, ये है अल्फा डी फ्रक्टोज, ये है बीटा डी फ्रक्टोज, देखो हमने सेम ही बनाया ना। ठीक है, तो क्या फायदा भैया? PPT दे दोगे मुझे तो क्या फायदा, हम तो ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, PPT में वो बताएंगे भैया जिसको खाली बोलना ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, नहीं, हम तो भैया सारा कुछ क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओलिगोसेक्राइड, आपको पता है ओलिगोसेक्राइड में कितने होते हैं? 2 to 10 यूनिट्स होते हैं, किसके भैया? बोलो ना यार, 2 से 10 यूनिट्स किसके होते हैं? मोनोसेक्राइड्स के। पढ़ना हमें ये उतना पढ़ना नहीं होता है, मतलब पढ़ना होता है, पर हमें सिर्फ 2 वाला पढ़ना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइसेक्राइड बोलते हैं। ठीक है, तो डाइसेक्राइड में हम लोग 3 पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे सुक्रोज, इसको कैसे भूल गए? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सुक्रोज, सुक्रोज के बाद पढ़ेंगे माल्टोज, और माल्टोज के बाद हम लोग पढ़ेंगे लैक्टोज। याद है बच्चा लोग का जो दूध आता है ना, उसमें लिखा होता है लैक्टोजन, लैक्टोजन याद है? अगर कोई घर में आपका बेबी होगा तो देखना वहां पे आता है ना सेरेलैक टाइप का लैक्टोजन, तो ये जो लैक्टोज है वो यहीं से आया है। लैक्टोज को हम लोग बोलते हैं मिल्क शुगर, ये MCQ के लिए पता होना चाहिए। तो भैया मिल्क शुगर होता है मेरा लैक्टोज। ठीक है, चलो आगे करें। सुक्रोज पढ़ना है, माल्टोज पढ़ना है, लैक्टोज पढ़ना है, सब में 2-2 मोनोसेक्राइड होगा, तभी तो वो जुड़ेंगे और क्या बनेगा? ओलिगोसेक्राइड। सर आपने क्या बोला? जुड़ेंगे? अगर 2 मोनोसेक्राइड जुड़ेगा तो कोई लिंकेज से जुड़ेगा, तो भैया इस लिंकेज के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आओ बताता हूं, देखो कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है, कि जब 2 मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में जुड़ता है, तो जुड़ने पे भैया केमिस्ट्री में एक ही होता है, वाटर निकलता है। तो जब वाटर निकल जाएगा तो जो बॉन्ड बनेगा उसी को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। समझो, मैंने एक फॉर्म लिया है, मान लो ये अल्फा डी ग्लूकोज है। ठीक है, ये क्या है मेरा? अल्फा डी ग्लूकोज, अभी हमने देखा था ना। ठीक है, इसको मिटाओ फिलहाल के लिए, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, या कुछ भी है। ठीक है, कुछ भी है, मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, अब देखो होता क्या है, मान लो यहाँ पे OH नीचे है और यहाँ पे भी OH क्या है? नीचे है। समझना ध्यान से। ठीक है, कोई भी हो सकता है, इट कैन बी आपका फ्रक्टोज हो सकता है, ग्लूकोज, जनरली ग्लूकोज का ही होता है। देखो, अब यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, 2 मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ रहा है। तो जुड़ने के लिए क्या होगा? यहाँ से वाटर का रिमूवल हो गया, हो गया वाटर का रिमूवल, बोलो हाँ या ना। तो क्या देखने को मिला? यहाँ पे कौन है? O है, और ये वापस से इससे जुड़ जाएगा, क्योंकि अब एक ही O बचा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्साइड लिंकेज। यहाँ लिखा हुआ भी होगा, कौन सा लिंकेज है भैया? ऑक्साइड लिंकेज। फिर से बोलूं क्या? व्हेन
two or more monosaccharide joined together with an oxide linkage, with the removal of water, then it is said to be glycosidic linkage. अरे भैया केमिस्ट्री में बॉन्ड तभी बनता है जब वाटर निकलता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, पर मुझे आपको एक और बात बताना है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दो टाइप का होता है, एक होता है अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एक होता है बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। अब ये अल्फा बीटा क्या है, इसलिए मैंने मिटा दिया, पता है आपको। जब दोनों का OH रहेगा सेम साइड तो इसको बोलेंगे अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, दोनों का OH नीचे है तो बोलेंगे अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये सब चीज समझने का है, लिखने का नहीं है कि हर चीज कॉपी में लिख दिए। व्हेन दोनों का OH ग्रुप नीचे रहेगा, सेम साइड रहेगा, तो इसको बोलते हैं अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। पर ऐसा भी तो हो सकता था, क्या इसका OH है नीचे, इसका OH है ऊपर, तो भैया वाटर तो अभी भी निकलेगा, बोलो हाँ या ना। वाटर तो अभी भी निकलेगा। तो अब यहाँ पे देखने में कैसे लगेगा, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा, हाँ या ना। ये O तो बीच में आ जाएगा, मतलब ये ऐसे बनेगा कुछ। तो ये जो लिंकेज बनता है इसको बोलते हैं बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। है तो अभी भी ऑक्साइड लिंकेज, बट दोनों OH नीचे तो अल्फा, एक नीचे एक ऊपर, तो क्या होगा, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। अब डेफिनेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, लिखा हुआ है कि व्हेन टू मोनोसैकेराइड यूनिट ज्वाइन टुगेदर, या टू और मोर भी कर सकते थे, when two or more monosaccharide units are joined together by an oxide linkage formed by the loss of water molecule, such linkage between two monosaccharide are said to be glycosidic linkage, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में जो जुड़ते हैं वो किससे जुड़ते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, ठीक है ना। जल्दी से उतार लेंगे फटाफट से, ये पता होना चाहिए। हल्का हल्का कॉपी में ना खुद से कुछ कुछ बनाया करो, ठीक है। वन शॉट है ना, तो बस ये बना लिया स्ट्रक्चर, वीडियो को पॉज करके अल्फा भी बना दिया, बीटा भी बना लिया, तो हर कुछ बनाते हुए चलो, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़े। चलो अब स्टार्ट करें फटाफट से। सबसे पहले पढ़ेंगे सुक्रोज के बारे में, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यार। सुक्रोज जो होता है वो क्या होता है, सुक्रोज क्या होता है मेरे पास, जल्दी से बता दो। C12H22O11, इसको हम लोग सुक्रोज बोलते हैं। और सुक्रोज मेरा क्या है, एक डाइसैकेराइड है। अगर ये डाइसैकेराइड है तो इसमें भैया दो मोनो सैकेराइड होगा। तो भैया ये हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट क्या है। क्या लिख रहा हूं मैं, SS क्यों लिख दिया, FACCHARID, ठीक है। तो भैया सुनो, स्टार्ट करें फटाफट से। तो सुक्रोज क्या होता है, C12H22O11, ये एक डाइसैकेराइड है और इसमें भैया दो मोनोसैकेराइड होगा। और ये हम पहले ही बता चुके हैं, ग्लूकोज का प्रिपरेशन में देखे थे ना। तो यहाँ पे एक हमें मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज, और यहाँ पे एक क्या होता है, बीटा डी फ्रक्टोज। बस ये पता होना चाहिए क्या, कि सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है। सुक्रोज क्या है, सुक्रोज के अंदर कौन कौन से मोनोसैकेराइड होते हैं, एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। और वैसे ना इसका स्ट्रक्चर भी तुम जान सकते हो, और अभी उतना जानने का नीड नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए। और ये दोनों किससे जुड़ते हैं, तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ते हैं, जो आपने अभी देख लिया, ठीक है ना। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। सुक्रोज हो गया। सुक्रोज के बाद आता है भैया कौन, माल्टोज, देखो। तो माल्टोज भी भैया डाइसैकेराइड है, इसका भी फॉर्मूला सेम होता है, C12H22O11। एक बात आपको बता देता हूं, मेरे पास सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज तीनों का फॉर्मूला सेम है। C12H22O11 तीनों का फॉर्मूला सेम है, C12H22O11। ये भी मेरा क्या है, डाइसैकेराइड, तो इसमें भी दो मोनोसैकेराइड होगा, पता होना चाहिए। पर इसमें जो दोनों मोनोसैकेराइड है वो क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। पहला वाला भी अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा वाला भी अल्फा डी ग्लूकोज। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपको समझाने के लिए। देखो ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है। अब देखो भैया दोनों जुड़ेगा किससे, वाटर से जुड़ेगा। देखो भैया H2O निकल गया, अब मैं मिटा रहा हूं भैया, मिटा रहा हूं। तो जब मैं इसको मिटा दूंगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अगर तुम क्लास में होते तो मजा आता, मैं पूछता तुमसे, बट फील करना, जब ये तुम क्वेश्चन कर रहे होगे ना, एक बार कमेंट करके जरूर बताना, मेरे को जरूर अच्छा लगेगा यार, ठीक है। जो भी लोग बहुत देखते हैं अच्छे से यार, जरूर समझ लो तुम क्लास में हो भी, ठीक है। तुम कमेंट करना, जैसे देखोगे वैसे कमेंट करना कि भैया
भैया ये कौन सा ग्लाइकोसाइडिक आंसर नहीं, कौन सा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, अल्फा या बीटा, अल्फा या बीटा, अल्फा या बीटा? रुक जाओ, कमेंट मत करना, रुक जाओ रुक जाओ, इसका नाम भी बता देता हूं। देखो भैया आप पूरा कमेंट साथ में करना, ठीक है? अब देखो इधर से करेंगे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अगर इसमें नंबरिंग इधर से हुआ है तो इसमें भी तो इधर से होगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। दोनों का OH नीचे था, अल्फा तो होगा ही होगा। अब देखो भैया इसका 1 है और इसका 4 है, इसको क्या बोलेंगे? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब तुम कमेंट जरूर करना अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जरूर एक बार कमेंट कर देना। तो लिखोगे क्या? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अगर अल्फा नहीं मिले तो अल्फा लिख देना, थोड़ा सा टाइप कर लेना यार, क्या जाता है? ठीक है, समझ में आया? 1,4 अल्फा क्यों है? दोनों का OH नीचे, इसका 1 है मतलब इसका 4 है, इसका 1 है, तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज लिख देते हैं। ठीक है, हर चीज फील आ रहा होगा, अल्फा क्यों बोले पता चल गया? चलो अगला आता है भैया लैक्टोज, इसको मिल्क शुगर भी बोलते हैं, लिख लो, इट इज आल्सो नोन एज मिल्क शुगर। ये भी एक डाइसैकेराइड है, तो इसमें 2 मोनोसैकेराइड होगा। इसमें डाउट आएगा कि नया चीज आ रहा है, गैलेक्टोज बताता हूं। इसमें एक होता है बीटा डी गैलेक्टोज और एक होता है बीटा डी ग्लूकोज, एक होता है बीटा डी ग्लूकोज और एक होता है बीटा डी गैलेक्टोज। ठीक है, अब एक बात मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं कि बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, एकदम सेम, पर एक जगह पे चेंज आता है। देखो OH है, H है, कोई फर्क नहीं, H है, OH है, कोई फर्क नहीं, OH है, H है, कोई फर्क नहीं। जो चेंज आता है बस वो चौथे कार्बन पे आता है, दोनों इंटरचेंज हो जाता है बस। वैसे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, हमें तो OH यहां से निकालना है ना। ठीक है, तो बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज में यही अंतर है कि चौथा नंबर कार्बन पे ये इंटरचेंज हो जाता है, बस ये याद दिमाग में रखना। ठीक है, देखो इसमें OH नीचे है, इसमें OH ऊपर है, तो वाटर निकलेगा भैया, निकलेगा ना, बोलो ना हाँ या ना। तो यहाँ पे भी ऑक्साइड लिंकेज बना, पर ये कौन सा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है? बीटा। नाम बताओ। ये भैया पहला कार्बन है, ये 1 2 3 4, तो क्या बोलेंगे? बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अल्फा क्यों बोले, बीटा क्यों बोले। जल्दी उतारेंगे, हो गया, हो गया। सुक्रोज में क्या था? अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज। उसके बाद कौन था मेरा? माल्टोज में क्या था? बीटा डी सॉरी अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, और मेरा लैक्टोज में क्या है? बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी गैलेक्टोज। ठीक है, चलो हो गया भैया, हो गया। अब फटाफट से आते हैं पॉलीसैकेराइड में। तो पॉलीसैकेराइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है। कौन है भैया? एक तो हमें इसमें पॉलीसैकेराइड क्या होता है जिसमें 10 से ज्यादा यूनिट्स होंगे। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? स्टार्च पढ़ना है, सेल्यूलोज पढ़ना है, एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, अब एक बात मैं आपको बताऊं कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें वो है स्टार्च। क्या है? स्टार्च है, और इसलिए मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन ही लिख दिया। स्टार्च क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है। अभी लिखा था ना फॉर्मूला, जैसे हम लिखते थे C6H10O5 और होल N है, पॉलीसैकेराइड है। पर इसमें ना एक क्वेश्चन बहुत तगड़ा बनता है, वैसे इन्होंने ऐसे लिख दिया है, आपको एग्जाम में डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो जो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन है ये किसके अंदर होता है? बोलो भैया, स्टार्च के अंदर। अभी हम लोग स्टार्च पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्टार्च के अंदर। ठीक है ना, तो हमें पढ़ना क्या है? एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। इसका क्वेश्चन आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो सुनो, एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन, पहला तो एमसीक्यू में ये आता है कि स्टार्च का जो मेजर कंपोनेंट है वो कौन है? तो स्टार्च का जो मेजर कंपोनेंट है वो एमाइलोपेक्टिन होता है, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा परसेंटेज में यही होता है। देखो एक एक करके मैंने पॉइंट लिखा है। एमाइलोज जो होता है वो 15 से 20% होता है स्टार्च का, पर जो मेरा एमाइलोपेक्टिन है ये 80 से 85% होता है। तो पहला पॉइंट तो ये लिखना, ऐसे मत लिखना, नंबर नहीं मिलेगा, डिफरेंस के फॉर्म में आता है। ठीक है, देखो ऐसे थोड़ी लिखते हैं, डिफरेंस मतलब लाइन देके। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? अमाइलोज, एमाइलोज ये मत लिखना, एमाइलोज कंसिस्ट ऑफ 15 से 20% ऑफ स्टार्च एंड एमाइलोपेक्टिन कंसिस्ट ऑफ 80 से 85% ऑफ स्टार्च। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ये वाटर सॉल्युबल होता है पर ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, जो मेरा एमाइलोज है इसमें ना लीनियर पॉलीमर है। देखो भैया पॉलीमर तो होगा क्योंकि बहुत सारे यूनिट लीनियर होता है, पर जो एमाइलोपेक्टिन है वो ब्रांच्ड होता है, लीनियर भी होगा और ऊपर भी होगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट मैंने बताया, ये 15 से 20% है, ये 80 से 85% है, ये वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर इनसॉल्युबल है, और ये मेरा कैसा होता है? लीनियर पॉलीमर। लिखा हुआ है इट इज लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन, ब्रांच नहीं होता है पर इट इज अ ब्रांच चेन ऑफ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। वही अल्फा डी ग्लूकोज ही होता है। ठीक है ना, आई होप यू विल गेट द पॉइंट ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं सेल्यूलोज के बारे में। सेलवाल याद है? प्लांट का जो सेलवाल होता है वो किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। आइए फटाफट से देखते हैं। देखो
द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। इसमें एक एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। जैसे ग्लाइकोजेन, ये भी वही है, पर छोटा छोटा बात कभी कभी जो बायो पढ़ते हैं उनको हल्का हल्का पता होता है, बट भैया मैथ्स वाले को भी पता चल जाएगा। देखो ये सब एमसीक्यू में पूछा जाता है। द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होता है ना एनिमल बॉडी में, वो किसके फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजेन के फॉर्म में, ठीक है। इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, लिखा होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च बिकॉज, क्यों बोला गया? बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड इट इज मोर हाईली ब्रांच। ये भैया उससे भी हाईली ब्रांच्ड है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, ये कहां पे मिलता है? इट इज प्रेजेंट इन लीवर, मसल्स एंड ब्रेन में। देखो एक नोट लिखा है मैंने कि व्हेन द बॉडी नीड ग्लूकोज, एंजाइम्स क्या होता है? ब्रेक द ग्लाइकोजेन टू ग्लूकोज। ये पता होना चाहिए। जब बॉडी को ग्लूकोज का नीड होता है तो एंजाइम्स क्या करता है? ब्रेक कर देता है ग्लाइकोजेन को, किसमें? ग्लूकोज में। तो ये सब कुछ कुछ एमसीक्यू के पॉइंट से पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जल्दी उतारो फटाफट। फोन आ रहा है क्या? चलो भैया आगे बढ़े फटाफट से। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटीन्स के ऊपर। देखो प्रोटीन्स, पता है प्रोटीन, आपको पता है भैया बॉडी में प्रोटीन्स, आजकल तो भैया जिम, सब कोई जिम जा रहे हैं ना, तो प्रोटीन का तो नीड होता है। प्रोटीन वर्ड आया है प्रोटियस से, ग्रीक वर्ड होता है प्रोटियस, जिसका मतलब ही होता है प्राइम इंपॉर्टेंस। भैया बॉडी में अगर प्रोटीन नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो प्रोटीन्स का मतलब ही होता है, मैंने लिखा भी है, प्रोटीन्स आर डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियस। ये गलत लिखा हुआ है, प्रोटियस होगा, ठीक है। तो प्रोटीन्स वर डिराइव फ्रॉम प्रोटियस विच मींस प्राइम इंपॉर्टेंस। कुछ हो या ना हो भैया, प्रोटीन्स तो होना चाहिए, ठीक है। और बहुत कुछ पढ़ना है, एक सेकेंड में। हाँ ठीक है, आगे देखो कि अगर हम लोग बात करते हैं रिक्वायरमेंट में, रिक्वायरमेंट प्रोटीन का तो नीड होता है। अब देखना कुदरत का कहर क्या है। देखो भगवान भी जो है ना हर चीज बना के भेजे, कितना तरीका से देखना। एक होता है एसेंशियल, एसेंशियल अमीनो एसिड, एक होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। आप बोलोगे सर अमीनो एसिड क्या बोल रहे हैं आप? समझ में नहीं आया, प्रोटीन्स का ना बात हो रहा है। अरे भैया जो प्रोटीन्स बनता है ना वो अमीनो एसिड से ही बनता है, ठीक है। आप बोलोगे नहीं नहीं सर समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। सुनो, प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स बेसिकली एक पॉलीमर है। प्रोटीन्स क्या है? पॉलीमर। किसका पॉलीमर? तो भैया अमीनो एसिड का ही पॉलीमर है। तो बोलोगे सर अमीनो एसिड बताइए पहले, तो बता देता हूं अमीनो एसिड, गुस्सा काहे होते हो भाई। देखो ये कार्बन है, ठीक है ना, यहाँ पे लगा होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, अमीनो एसिड है। अमीनो मतलब यहाँ पे मान लो NH2 ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे मान लो H है, और मान लो यहाँ पे R ग्रुप है। आर चेंज करते जाओगे तो नया नया अमीनो एसिड बनते जाएगा, ठीक है। पर तीनों ग्रुप सेम रहेगा, NH2H कार्बो, ये तो रहेगा ही रहेगा। आर चेंज करोगे तो बहुत तरह के अमीनो एसिड बन जाते हैं। अब देखो अल्फा, बेसिकली ना इसको अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं, इसमें अमाइन ग्रुप लगा है तो इसको बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। तो भैया प्रोटीन बना किससे होता है? अल्फा अमीनो एसिड से बना होता है। अब ये क्लियर है? प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अब क्लियर है? तो भैया प्रोटीन को दो टाइप से क्लासिफाई किया गया, एक को बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड और एक को बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। देखो कुदरत का कहर, जो हमारे बॉडी को नीड है, एसेंशियल है, वो बॉडी प्रोड्यूस ही नहीं करता है, और जो बॉडी को नीड नहीं है, नॉन एसेंशियल, वो भरपूर मात्रा में प्रोड्यूस करता है। तभी तो भैया जो बॉडी को नीड होता है, तभी तो हम लोग बाहर से प्रोटीन्स लेते हैं, क्योंकि बॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो बोलेंगे द अमीनो एसिड विच इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इज सेड टू बी एसेंशियल अमीनो एसिड, एंड द एसिड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इज सेड टू बी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, याद रखना, जो होना चाहिए वो नहीं है और जो नहीं होना चाहिए वो है। इसका एग्जांपल याद रखना, वैलिन, लूसीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ये सब मेरा क्या एसेंशियल है। ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये सब क्या है? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। क्लियर हो गया? पक्का ना? चलो जल्दी उतारो। और मैंने एक बात बताया कि प्रोटीन किससे बना होता है? अल्फा अमीनो एसिड से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब अच्छा अब आया ये, अब तुम देख रहे हो, अब आया ये, ठीक है। NH2 है, H है, COOH है, यही मेरा क्या? अल्फा एमिनो एसिड। एसिड के बगल वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है। और लिखा भी होगा अमीनो एसिड आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन, मेन ही होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला, अब देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पर मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो आपका जो प्रोटीन्स है ना, उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को 4 टाइप से डिवाइड किया गया है। एक मेरा आता है प्राइमरी, एक मेरा आता है सेकेंडरी, प्राइमरी,
एक मेरा क्या आता है भैया सेकेंडरी, ठीक है, आवाज आ रहा है क्या? हेलो हेलो हेलो। एक सेकेंडरी, एक मेरा क्या होता है टर्शरी, ठीक है, और एक मेरा क्या आता है क्वार्टरनरी। ये चार टाइप पढ़ना है, काम का कुछ नहीं है भैया, काम का बस एक ही है, कौन सा? टर्शरी वाला, क्योंकि इसी में क्वेश्चन बनता है फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, इसलिए मैंने डायरेक्टली काम का बस पढ़ेंगे तीनों, पर काम का बता जाओ। देखो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही बनता है, ये टर्शरी प्रोटीन का है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। सुन लो, फाइब्रस प्रोटीन जो होता है ना वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो होता है फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर, फोल्डिंग बना होता है। देखो पहला पॉइंट तो यही होगा, इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है भैया, और इसमें कैसा होता है? फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर, एग्जाम में दिखा दिया भैया, ठीक है। अब सुनो, पता है आपको फाइब्रस प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? जैसे मसल, मसल में, मसल में कौन सा प्रोटीन होता है? मायोसिन, सुनना भी बताऊंगा। मसल में कौन सा होता है? मायोसिन। हेयर में क्या होता है? केराटिन। ये सब कैसा है? फाइब्रस प्रोटीन होता है जो वाटर इनसॉल्युबल होता है। फाइब्रस प्रोटीन और वाटर इनसॉल्युबल। एक बात बताओ, नहाने गए और भैया नहा के आए, देखते मसले नहीं है, ऐसा होता है क्या? क्योंकि मसल में क्या पाया जाता है? मायोसिन, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। हेयर में केराटिन, नहा के सबे बाल चल गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, क्योंकि ये क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल। तो जो मेरा फाइब्रस प्रोटीन, याद है हेयर टाइप का दिख रहा है क्या? तो ये क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल। जैसे केराटिन कहाँ प्रेजेंट होता है? हेयर में। मायोसिन कहाँ प्रेजेंट होता है? मसल में। ये सब सॉल्युबल नहीं होता है। और जो मेरा ग्लोबुलर प्रोटीन है ये वाटर में सॉल्युबल होता है, इंसुलिन हो गया, एल्बुमिन हो गया, हेमोग्लोबिन हो गया। ये 3 पॉइंट पता होना चाहिए और डायग्राम भी एग्जाम में जरूर दिखा देना है। फाइब्रस थ्रेड लाइक, ये फोल्डिंग लाइक। फाइब्रस इनसॉल्युबल इन वाटर, ये सॉल्युबल इन वाटर। और एग्जांपल केराटिन, मायोसिन, ये बता दोगे, ठीक है ना? चलो आगे बढ़े। अब देखो टर्शरी कहां गया, टर्शरी प्रोटीन मेरा हो गया, ठीक है। प्राइमरी प्रोटीन क्या बताता है? बस एक लाइन याद रखना कि इट टेल्स अस, लिख लो ना, इट टेल्स अस अबाउट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। इट टेल्स अस अबाउट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। देखो प्रोटीन्स बनने के लिए पॉलीमर्स चाहिए, किसका चाहिए भैया? किसका चाहिए? अमीनो एसिड का। तो भैया सीक्वेंस होगा ना, हो सकता है पहले एलिन है, वैलिन है, ठीक है। मतलब जो सीक्वेंस होता है किसका? अमीनो एसिड का, वो कौन बताता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। इट टेल्स अस अबाउट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, कि अमीनो एसिड कैसे कैसे लगा हुआ है, ये कौन बताता है? प्राइमरी। प्राइमरी हो गया, टर्शरी हो गया, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ले भी लिया क्योंकि उतना कुछ खास था नहीं। तो देखो प्राइमरी में क्या है कि प्रोटीन्स में हैव वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। अच्छा तो मैं तो एक चीज बताया ही नहीं मैंने, क्या पेप्टाइड लिंकेज तो बताया ही नहीं, अभी बता दूंगा पेप्टाइड लिंकेज। एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है और एक पेप्टाइड लिंकेज होता है, अभी बताऊंगा। देखो काम का बात क्या है कि सीक्वेंस, इन दिस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बस अगर एक नंबर में आ जाए तो आप बता सकते हो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर टेल्स अस द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड, बस एक लाइन, ठीक है भैया, ज्यादा रायता नहीं फैलाना है। सेकेंडरी क्या बताता है? स्ट्रक्चर के बारे में। The secondary structure of protein refers to the shape in which a long polypeptide chain can exist। मतलब जो मेरा चेन बना है पॉलीपेप्टाइड चेन। रुक जाओ, आप बोलोगे सर ना पहले ना पेप्टाइड बता दीजिए सर, प्लीज पेप्टाइड बता दीजिए। तो देखो होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सी, देखो ना यहाँ पे कौन है? सी डबल बॉन्ड ओ एच है, यहाँ पे मान लो NH2 है, और यहाँ पे कौन है? H है, और यहाँ पे R है। ये क्या है? एक अमीनो एसिड है। अब मैंने क्या किया, एक और अमीनो एसिड लिया। अरे अमीनो एसिड जुड़ते जुड़ते तब ना बनता है, अमीनो एसिड जुड़ेगा तब ना बनेगा क्या? प्रोटीन। तो जुड़ने के लिए कोई लिंकेज चाहिए ना, और जिंदगी भर वाटर ही निकला है तो निकालो ना। क्या निकल गया भाई? H2O यहाँ दिख रहा है, H2O यहाँ दिख रहा है O, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कौन है? NH। इसी को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड, PE, पेप्टाइड, पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हो क्या? when two or more amino acid join together, when two or more amino acid join together by C डबल बॉन्ड O NH बॉन्ड इज सेड टू बी पेप्टाइड लिंकेज। अब क्लियर है पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है भैया, वाटर ही तो निकालना था। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर वही है ना, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर टू शेप इन विच अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट। मतलब जो एक पूरा का पूरा पेप्टाइड चेन है उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, ये कौन बताता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। टर्शरी तो मैंने आपको बता ही दिया, टर्शरी तो वही है फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। और जो मेरा क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है वो क्या बताता है? देखो सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड और टू और मोर
पॉलीपेप्टाइड चेन। जब दो और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ते हैं तो उसका जो अरेंजमेंट होता है वो कौन बताता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो इसमें सिंपल बोल सकते हो, इट टेल्स अस अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो ये चार का एक एक लाइन अपने को पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या था, प्राइमरी जो सीक्वेंस बताता है कि आपका, उसके बाद टर्शरी जिसमें फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन है। ठीक है ना, कंप्लीट हो गया प्रोटीन्स के बारे में। इसमें ना एक हमें पढ़ना है ज्यूटर आयन, अभी बताता हूँ। देखो पहले, अब देखो यहाँ पे एक टॉपिक है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब सब्जेक्टिव के लिए आएगा ही आएगा 2 नंबर में। देखो भैया, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है। देखो अब क्या है ना, एग्जांपल मैं लेता हूँ। आपने देखा होगा कि कोगुलेशन ऑफ एग, पहले जो अंडा है वो क्या होता है, उसके अंदर पीला कलर का लिक्विड होता है। जब उसको बॉईल कर देते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। जैसे दूध से दही बनाना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ये सब एग्जांपल किसका है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का। समझाऊंगा, पहले एग्जांपल बता देता हूँ। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कोगुलेशन ऑफ एग। अब देखो इसमें होता क्या है, जब हम लोग प्रोटीन्स का, हर एक प्रोटीन्स का अपना एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है, अपना एक काम होता है। जब हम लोग प्रोटीन्स का बायोलॉजिकल एक्टिविटी को चेंज कर देते हैं, मान लो हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया या पीएच को चेंज कर दिया, तो जो हमारा प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर होता है उसमें चेंज आ जाता है। उसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखो भैया, स्टेटमेंट एकदम एनसीईआरटी का लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से देखना, यहाँ से। ठीक है, मैं कलर ले रहा हूँ, लाल कलर लेंगे, लाल। देखो यहाँ से बोला है कि व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म, जो अपना उसका है, इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज, उसमें चेंज कर दिए, छेड़छाड़ कर दिए, क्या, लाइक चेंज इन टेम्परेचर और केमिकल चेंज लाइक चेंज इन पीएच। तो क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो आपका क्या बोलते हैं प्रोटीन्स का जो चेन होता है, इसमें बॉन्डिंग भी तो होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है भैया। उसका जो फोल्डिंग होगा वो अनफोल्ड हो जाएगा, आपने स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड एंड प्रोटीन लूजेस इस बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जो काम था प्रोटीन का वो भैया लूज कर दिया, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, पीएच चेंज कर दिया, उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उसका बॉन्डिंग खराब हो गया। इसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एग्जांपल कर्डलिंग ऑफ मिल्क या कोगुलेशन ऑफ एग। बात समझ में आ गया क्या, तो बस समझने का देरी है। ठीक है, तो प्रोटीन्स का भैया आपने छेड़छाड़ कर दिया तो उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ, आप बोलोगे सर, आप बोल रहे थे कि ज्विटर आयन बताना है, तो ज्विटर आयन पता है क्या होता है। देखो ये क्या है, कार्बन है, लाल कलम, लाल कलम, लाल कलम। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे R है। ज्विटर आयन, पता है सिंपल सा बात, देखो होता क्या है, N पे कहीं ना कहीं लोन पेयर होगा। एसिड का काम क्या होता है, H प्लस रिलीज करना, तो एसिड ने इस H प्लस को रिलीज कर दिया। N ने अपना लोन पेयर किसको दे दिया, उसी गरीब H को दे दिया। तो यहाँ पे क्या बन गया, R है, C है, H है। NH2 ने H को एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बन गया, NH3। और जब कोई लोन पेयर देता है तो कौन सा चार्ज आता है, प्लस। और यहाँ पे क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O माइनस। तो इसी को बोलते हैं ज्विटर आयन, बस पता होना चाहिए। एसिड ने अपना H निकाला और N ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये जो आयंस आया है इसी को बोलते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, चलो जल्दी उतारो। हो गया भैया, बस खत्म हो गया चैप्टर, बस लास्ट 5 से 10 मिनट बहुत हो गया। चलो भैया आगे बढ़े, क्या, पेप्टाइड लिंकेज अब आया है। तुम देख रहे हो, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या, कि when two or more amino acids join together by C double bond or NH bond with the removal of water, then it is said to be peptide linkage। एक था ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एक है पेप्टाइड लिंक। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या, वाइटामिन्स, विटामिन्स नहीं होता, वाइटामिन्स होता है। दो टाइप का, देखो वाइटामिन भी जरूरी है भैया, नहीं खाओगे तो बीमारी धर लेगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी आंख नहीं दिख रहा है, कभी कुछ हो गया, समझ रहे हो ना, वो सब वाला भी भैया वाइटामिन का ध्यान रखना थोड़ा सा। तो वाइटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, एक होता है फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, चर्बी, फैट, मोमोज खाओ खूब। ठीक है, देखो मोमोज, पता है बहुत लोग बोलते हैं मोमोज बहुत बेकार होता है। ठीक है, इसके मैं अगेंस्ट हूँ भैया। मोमोज फिर भी ठीक होता है, बाकी आपका जो जंक फूड होता है, ठीक है, मोमोज में तो स्टीम करते हैं, उसमें वेजिटेबल होता है, तो भैया मोमोज के बारे में जो बोलता है गलत बोलता है। मोमोज खाइए, भरपेट खाइए, और स्टीम वाला, फ्राई वाला नहीं, फिर तो खेला खराब हो जाएगा। स्टीम वाला खाइए एकदम मस्त। ठीक है, एक होता है भैया फैट सॉल्युबल विटामिन, जो चर्बी जम जाता है, और एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो हमारे यूरिन से निकल जाता है, जो वाटर में सॉल्युबल होता है। क्या होता है, देखो vitamins which are soluble in fats, which are soluble in fats and oil but insoluble in water are called fat soluble vitamin, जो वाटर में soluble नहीं होते हैं। ठीक है,
दे आर स्टोर्ड इन लीवर, एडिपोज, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? ए डी ई के आर फैट सॉल्युबल विटामिन, ये पता होना चाहिए सब। अब वाटर सॉल्युबल क्या है? देखो, वाटर सॉल्युबल विटामिन बेसिकली कौन सा होता है? बी ग्रुप विटामिन होता है, सी ग्रुप विटामिन आर सॉल्युबल इन वाटर, सो दे आर ग्रुप टुगेदर इन दिस एक्सेप्ट B12। याद रखना भैया, B12 मेरा वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखा है, वाटर सॉल्युबल विटामिन मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली, ये हमें इनटेक करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, because they are readily excreted in urine and can't be restored in our body, ठीक है। आपका बॉडी में स्टोर नहीं रहता है, यूरिन से निकल जाता है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है ना, इसलिए रेगुलरली हमें इंटेक करना चाहिए। ये याद रखना, बी ग्रुप विटामिन होता है, पर B12 मेरा वाटर सॉल्युबल नहीं होता। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, B12। ठीक है, चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ओके, अब आया डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। जो बायो वाले हैं ना, इनको बस, जो भी बायो के टीचर्स होते हैं ना स्पेशली, ठीक है, उनको बस बोल दो बायो मतलब डीएनए आरएनए, वहीं पे वो चमकाना स्टार्ट। देखो डीएनए में ऐसा होता है, आरएनए में ऐसा होता है। केमिस्ट्री में भैया काम का बात करेंगे, एकदम काम का बात। पहला क्वेश्चन तो एग्जाम में ये आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस। यही क्वेश्चन हर साल आया है, पर मैं थोड़ा सा डीएनए आरएनए के बारे में बताऊंगा। देखो होता क्या है कि अगर डीएनए आरएनए जानना है तो इसमें ना 3 कंपोनेंट्स हमें पता होना चाहिए, पूछा जाता है। पहला तो इसके अंदर कौन सा शुगर होता है? तो इसके अंदर भैया पेंटोज शुगर होता है। एक तो पेंटोज शुगर, कौन सा शुगर होता है ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा नाइट्रोजीनियस बेस, और तीसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव, फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो डीएनए आरएनए का 3 कंपोनेंट होता है, एकदम मुंह पे होना चाहिए। कितना कंपोनेंट होता है? 3। पहला क्या? पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजीनियस बेस, तीसरा फॉस्फोरिक एसिड का डेरिवेटिव। अगर इस तीनों के बारे में पता होगा तभी आप लोग डीएनए आरएनए पढ़ सकते हो, ठीक है ना। एक एक करके सब बताऊंगा। देखो, अगर मैं बात करता हूं डीएनए आरएनए का, तो सुनना ध्यान से। पेंटोज शुगर, यहाँ पे जो पेंटोज शुगर होता है वो मेरे पास होता है राइबोज। क्या होता है भैया? राइबोज होता है। डीएनए आरएनए में क्या होता है? राइबोज। पर हाँ, अभी बताऊंगा, इसका नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या बोला मैंने? एक बार बोलना, लास्ट है, जा रहे हो जल्दी देखो। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और यहाँ पे क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबो मतलब राइबोज, ठीक है। अब डीऑक्सी का मतलब ना, देखो अभी बताऊंगा स्ट्रक्चर में। यहाँ पे क्या होता है, जो राइबोज का स्ट्रक्चर होता है ना, एक्चुअल में यहाँ पे ना डीएनए में कौन सा पेंटोज शुगर होता है? देखो मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ, देखो है क्या मेरे पास? नहीं है। देखो, अगर मैं बात करता हूं डीएनए में ना, तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। पहला पॉइंट क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें जो पेंटोज शुगर होता है, इसमें जो पेंटोज शुगर होता है, उसका नाम होता है 2 प्राइम डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। मतलब जो राइबोज का स्ट्रक्चर होता है, उसके सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन को निकाल देते हैं, तब जो राइबोज बनता है उसी को बोलते हैं 2 प्राइम डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। तो पूछा जाएगा भैया डीएनए में कौन सा पेंटोज शुगर होता है, तो बोलोगे 2 प्राइम डीऑक्सी। 2 प्राइम का मतलब सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन को निकाल देंगे, पहला पॉइंट। इसमें इसका मेन काम क्या होता है? द फंक्शन ऑफ द डीएनए इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पढ़ाने का आपका काम होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड, लाइक दिस। ऐसा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, दैट्स कॉल्ड डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसा होता है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपका 3 प्राइम से कहां जाता है? 3 प्राइम से 5 प्राइम, और ये जाएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है। ये मेरा डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, किसका? डीएनए का। ओके, डीएनए में 4 नाइट्रोजीनियस बेस होता है। कौन कौन? ऐसे याद नहीं रहेगा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बस बस एक सेकेंड। देखो 5 नाइट्रोजीनियस बेस होता है, याद रखना, एजी कट। 5 नाइट्रोजीनियस बेस होता है, एजी कट। ए का मतलब होता है एडेनिन। क्या होता है भैया? एडेनिन। जी का मतलब होता है गुआनीन। सी का मतलब होता है साइटोसिन, ठीक है, याद रखना, एजी कट। यू का मतलब होता है यूरेसिल, और टी का मतलब होता है थायामीन। ये 5 मेरे पास नाइट्रोजीनियस बेस होता है। पर डीएनए में कौन कौन होता है? तो डीएनए में मेरे पास होता है, एक तो यहां मत लिखो, ये सही से नहीं लिखा हुआ है। डीएनए में कौन होता है? ए होता है, जी होता है, कट में सी होता है, यू नहीं होता है, टी होता है। तो एजीसीटी मेरा किसमें होता है? डीएनए में। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन। अब वही यहां पे लिखा होगा, देखो, एडेनिन, एडेनिन, गुआनिन,
साइटोसिन, थायमिन। यू नहीं होगा, क्या नहीं होगा? यू, ठीक है। और पांचवा पॉइंट क्या? इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। तो डीएनए का मैंने 5 पॉइंट आप लोगों को बता दिया, एग्जाम में आएगा तो ये 5 पॉइंट लिख सकते हो। डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस होता है, ब्रैकेट में दिखा सकते हो कौन सा होता है, 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोस होता है, ठीक है। चलो, आरएनए में क्या होगा? इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का फंक्शन क्या होता है? आरएनए इज क्रिटिकल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कोड दैट इज नेसेसरी फॉर द प्रोटीन क्रिएशन, ठीक है। ये पता होना चाहिए बस, और क्या। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, वो था डबल, ये क्या है? सिंगल। अब इसमें कौन कौन सा नाइट्रोजनियस बेस होता है? देखो, इसमें एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, यूरेसिल होगा। इसमें टी नहीं होगा, क्या नहीं होगा? टी नहीं होगा। देखो, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, यूरेसिल है, ठीक है। अगला पॉइंट, इट इज नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग। तो 5 पॉइंट आप कॉलम बना के अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है ना? ओके। अब मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन बताना है। इसमें एक होता है भैया, ये भी बताऊंगा, ठीक है। एक और मुझे बताना है, एक होता है न्यूक्लियोटाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड। ये सुनो पहले। हाँ, एक होता है न्यूक्लियोटाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, मैंने डायग्राम भी लिया, इससे क्लियरिटी आता है। डीएनए आरएनए में 3 कंपोनेंट है, फिर से बोलो कौन कौन सा? पेंटोस शुगर, दूसरा दूसरा नाइट्रोजीनियस बेस, तीसरा फॉस्फोरिक एसिड का डेरिवेटिव। देखो, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? ये मेरा न्यूक्लियोसाइड है। क्या है? न्यूक्लियोसाइड। जब लाल ले लेते हैं, देखो, जब मेरे पास नाइट्रोजीनियस बेस है और पेंटोस शुगर है, जब दो ही चीज रहेगा तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, दो। और जब तीनों आ जाएगा, बेस भी आ जाएगा, पेंटोस शुगर भी आ जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड का डेरिवेटिव भी आ जाएगा, तो इसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। देखो अब डेफिनेशन क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड, पहले साइड, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजीनियस बेस। एंड न्यूक्लियोटाइड क्या है? तीनों, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड जिसमें दोनों आ गया, एंड द फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव। पूछा जाता है भैया, न्यूक्लियोसाइड में 2 चीज, न्यूक्लियोटाइड में तीनों चीज, ठीक है। चलो, ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर है। बेस है और ये मेरा पेंटोस शुगर है, बेस है, पेंटोस शुगर है, फॉस्फोरिक एसिड का डेरिवेटिव है, ठीक है। चलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर रखा था आपको दिखाने के लिए, पूछा जाए तो पता होना चाहिए। ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, बस एक बात आपको पता होना चाहिए कि जब ये जुड़ता है तो इसमें कौन सा लिंकेज होता है? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। क्या होता है? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। देखो, ये पेंटोस शुगर है, बेस है, फॉस्फोरिक एसिड का डेरिवेटिव है, एक दूसरे से जुड़ता है, वो किससे जुड़ता है? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से। एमसीक्यू में आ जाए तो पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक लास्ट पार्ट, चैप्टर को खत्म कर रहे हैं, चैप्टर को खत्म कर रहे हैं। जो आरएनए है वो 3 टाइप का होता है, इसको बोलते हैं एमआरटी, याद रखना, एमआरटी। आरएनए 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है मैसेंजर, उसके बाद राइबोसोमल, एंड उसके बाद क्या होता है? ट्रांसफर, ठीक है। एमआरटी, मैसेंजर, राइबोसोमल, ट्रांसफर। 3 चीज बताया था, डीएनए, पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एंड नाइट्रोजीनियस बेस, पता ही होता है, ठीक है। चलो भैया, आगे बढ़ते हैं। ये सब बता दिया, ये सब बता दिया। आज का लास्ट स्लाइड है मेरा, चैप्टर खत्म होने जा रहा है। चार्ज है ना भैया? हाँ। व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स क्या होता है? वैसे बहुत कम चांस है ऐसा क्वेश्चन पूछने का। तो एंजाइम्स बेसिकली क्या होता है? प्रोटीन्स होता है दैट हेल्प्स स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी, जो स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। एग्जांपल, डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, बस यही सब है, और क्या, इसमें कुछ वैसा है नहीं। एक एग्जांपल बोल सकते हैं माल्टेज, विच इज यूज्ड टू हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोस इनटू ग्लूकोज। तो माल्टेज क्या है? एक एंजाइम्स हो गया, ठीक है ना। वैसे कुछ खास उतना कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा बायोमोलिक्यूल्स आपको पढ़ा दिया, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, फिर इसके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।